नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर इतिहास विषय में यूरोप का इतिहास, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें यूरोप की राज्य व्यवस्था, और इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पेन का उत्थान एवं पतन, जिसमें चार्ल्स पंचम के बारे में आज हम लोग देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं स्पेन के उत्थान एवं पतन पर। 1506 में नीदरलैंड का जो शासक था फिलिप द्वितीय, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका 6 वर्षीय पुत्र नीदरलैंड का शासक बना। 1516 में उसके नाना फर्डिनेंड की मृत्यु हो जाने पर वह स्पेन, नेपल्स, सिसिली, अफ्रीका एवं यूरोपीय उपनिवेशों का प्रशासक बन गया। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं चार्ल्स पंचम की, जिसका कार्यकाल 1520 से 1556 तक था। चार्ल्स पंचम 1520 में पवित्र रोमन सम्राट के चुनाव में विजयी हुआ और एला सैपल के स्थान पर उसका राज्याभिषेक हुआ। इस प्रकार चार्ल्स, जो कि चार्ल्स पंचम के नाम से स्पेन के सिंहासन पर बैठा, वह यूरोप के इतिहास का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसे उत्तराधिकार के रूप में एक विशाल साम्राज्य मिला। इसी कारण इतिहासकार हेज ने तो यहाँ तक कहा है कि उस पर राज्यों एवं साम्राज्यों की वर्षा होने लगी। चार्ल्स पंचम के शासन का अध्ययन हम 2 आधार पर करेंगे। पहला, चार्ल्स पंचम की गृह नीति, और दूसरा, चार्ल्स पंचम की विदेश नीति। चार्ल्स पंचम की गृह नीति का विवरण हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम चार्ल्स पंचम की गृह नीति का जब अवलोकन करते हैं तो हम समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ल्स पंचम को उत्तराधिकार के रूप में एक विशाल साम्राज्य मिला, परंतु वह विशाल साम्राज्य कांटों की सेज से कम नहीं था। चार्ल्स पंचम को जितना बड़ा साम्राज्य मिला, उतना ही उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया, और उसका यह विशाल साम्राज्य ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती था। चार्ल्स पंचम के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसकी असफलता का कारण उसकी अयोग्यता नहीं थी, बल्कि उसके विशाल साम्राज्य में निहित अनेक प्रांतों व जातियों के परस्पर विरोधी हितों की प्रधानता थी, जिसके कारण एक समय वह असफल सिद्ध हो गया। फिर भी चार्ल्स पंचम के शासन को हम स्पेन के शासन के रूप में, नीदरलैंड के शासन के रूप में और जर्मन साम्राज्य के शासन के रूप में देखते हैं। 1516 में फर्डिनेंड की मृत्यु के पश्चात स्पेन के सम्राट के रूप में चार्ल्स पंचम सिंहासन पर बैठा। यहाँ पर उसने निरंकुश शासन किया। चार्ल्स की निरंकुशता स्पेन के सामंतों एवं नगर प्रतिनिधियों को असहनीय सिद्ध हो रही थी। इसी कारण 1520 से 1522 तक स्पेन में भयंकर विद्रोह हुए, परंतु चार्ल्स पंचम ने इस विरोध को या इस विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। चार्ल्स पंचम ने स्पेन के एकीकरण
एवं राष्ट्रीयकरण के लिए कदम उठाए। उसने यूरोप की राजनीति में स्पेन की महत्ता को स्थापित करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का सहारा लिया। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसने स्पेन के महत्व को स्थापित किया। अमेरिकी गोलार्ध के मैक्सिको, मध्य अमेरिका, पेरू, बोलीविया, चिली, वेनेजुएला में उसने स्पेनी उपनिवेश बसाने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार स्पेन के प्रशासन के रूप में वहाँ पर निरंकुशता की जो नीति चार्ल्स पंचम ने अपनाई, उससे वह निरंकुश प्रशासन स्थापित करने में सफल तो रहा, परंतु स्पेन का वैधानिक विकास इससे रुक गया और जो बाद में विनाशकारी सिद्ध हुआ, जिससे स्पेन का नैतिक पतन तो हुआ ही, साथ ही स्पेनिश जनता में अकर्मण्यता की स्थिति आ गई। अब हम नीदरलैंड के शासन के रूप में देखते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि नीदरलैंड में ही चार्ल्स पंचम का जन्म हुआ था और यहीं पे उसका पालन पोषण भी हुआ था। वहाँ के निवासियों में चार्ल्स पंचम के लिए बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि चार्ल्स ने भी नीदरलैंड की जनता के भावनाओं को पूरा महत्व दिया। उसने नीदरलैंड के 17 प्रदेशों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की, किंतु चार्ल्स पंचम ने नीदरलैंड में जो धार्मिक भेदभाव की नीति अपनाई, उसकी इतिहासकारों ने बहुत आलोचना की, क्योंकि चार्ल्स पंचम कट्टर कैथोलिक था। इसलिए उसने नीदरलैंड के काल्विनवादियों का दमन करना प्रारंभ किया और उसने नीदरलैंड के प्रायः सभी प्रांतों में इक्विजिशन नामक अदालतें स्थापित की। परंतु चार्ल्स की इस नीति के कारण भी प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का विकास नीदरलैंड में रुका नहीं और धीरे धीरे नीदरलैंड में भी उसका प्रशासन असफल होने लगा। अब हम जर्मन साम्राज्य के रूप में जब चार्ल्स का मूल्यांकन करते हैं तो फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम एवं इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम को जब 1520 में चुनावी प्रतिद्वंद्विता में चार्ल्स ने हराकर पवित्र रोमन सम्राट के रूप में अपने को स्थापित किया, तो उसे जर्मन साम्राज्य भी प्राप्त हुआ। परंतु यह जर्मन साम्राज्य उसके लिए बहुत भयंकर समस्या लिए खड़ा था, क्योंकि समस्त जर्मन साम्राज्य छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था और इन राज्यों में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चार्ल्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ तक कि चार्ल्स पंचम जर्मनी में कैथोलिक संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना चाहता था, अतः उसने धर्म सुधार आंदोलन का भी विरोध किया, जिसके कारण जर्मनी में गृह युद्ध भड़क उठा। चार्ल्स पंचम न तो जर्मनी में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर सका और न ही प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के विकास को रोक पाया। उसे 1555 में अंततः प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मान्यता देनी ही पड़ी। इतिहास में इसे हम आंसबर्ग की स्वीकृति के नाम से जानते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि चार्ल्स पंचम ने अपने विशाल साम्राज्य की आंतरिक समस्याओं का समाधान कर प्रजा में एकता स्थापित करने के जो प्रयास किए, उसमें उसे सफलता प्राप्त न हो सकी। उसने आंतरिक समस्याओं से जीवन भर संघर्ष किया। यहाँ हम चार्ल्स की अब विदेश नीति पर भी कुछ चर्चा कर ले। आंतरिक समस्याओं
में तो चार्ल्स पंचम सफल नहीं हो सका, वहीं विदेश नीति में भी चार्ल्स को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसका विशाल साम्राज्य यूरोप के अन्य देशों के शासकों के लिए असहनीय था। फ्रांस का शासक फ्रांसिस प्रथम उसका प्रबल प्रतिद्वंदी था। तुर्कों का पूर्वी यूरोप में डेन्यूब नदी की ओर अनवरत रूप से प्रसार हो रहा था। यहाँ तक कि भूमध्य सागर में तुर्कों की बढ़ती महत्ता निसंदेह चार्ल्स के लिए एक बड़ी समस्या थी। यहाँ तक कि रोम के पोप तथा हेनरी अष्टम की विद्वेषपूर्ण भावना भी उसके लिए एक समस्या थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि उसका यह विशाल साम्राज्य ही यूरोप के अन्य शक्तियों की आंखों में चुभ रहा था और इसीलिए चार्ल्स को विदेश नीति में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूरोप के प्रमुख देशों से उसके संबंधों का हम संक्षिप्त विवरण इसमें आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम फ्रांस से संबंध पर चर्चा करते हैं। अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे चार्ल्स को यह पता था कि उसे फ्रांस से मधुर संबंध बनाना चाहिए, किंतु यहाँ पर उसे निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि फ्रांसिस प्रथम और चार्ल्स पंचम के बीच मतभेद बढ़ रहे थे और इसका सबसे बड़ा कारण था कि फ्रांसिस प्रथम भी पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट के पद पे अपने को चाहता था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सका। तो यह भी एक कारण था। फ्रांसिस प्रथम चार्ल्स पंचम को पसंद नहीं करता था। और यहाँ यह भी उल्लेख है कि दोनों राजवंशों की जो शत्रुता थी वो परंपरागत रूप से पहले से भी चली आ रही थी। फ्रांस एवं स्पेन दोनों ही इटली के नेपल्स एवं सिसिली पर अपना अधिकार बताते थे। चार्ल्स पंचम ने मिलान पर, जिसे कि फ्रांसिस प्रथम ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इससे भी स्पेन और फ्रांस के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध चल रहा था। 1522 में जब फ्रांस व हैब्सबर्ग साम्राज्य के मध्य युद्ध हुआ तो चार्ल्स ने हेनरी अष्टम व रोम के पोप से सहायता प्राप्त कर फ्रांस को उत्तर इटली से निष्कासित कर मिलान के सिंहासन पर स्फोरोजा परिवार को प्रतिस्थापित किया। 1527 में जब दोनों देशों के मध्य पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ तो स्थिति पूर्ववत नहीं थी। फ्रांस ने रोम के पोप फ्लोरेंस, मिलान एवं वेनिस को मिलाकर एक संघ बना लिया था, जिसके कारण चार्ल्स के विरुद्ध इंग्लैंड के हेनरी अष्टम की सेना भी आके मिल गई थी, लेकिन ये युद्ध उसके लिए कारगर न सिद्ध हुआ और अंततः 1529 में विवश होकर फ्रांसिस प्रथम को कैम्ब्रे की संधि स्वीकार करनी पड़ी। कैम्ब्रे की संधि ने चार्ल्स पंचम की प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ाया। इस युद्ध में फ्रांस पराजित हो चुका था और यह एक तरह से चार्ल्स पंचम की विदेश नीति की बहुत बड़ी सफलता थी। जहाँ तक चार्ल्स पंचम के तुर्कों के साथ संबंध की बात है, तो जब चार्ल्स पंचम फ्रांस के साथ युद्धों में उलझा था, उसका पूरा लाभ तुर्कों ने उठाया। तुर्क का सुल्तान सुलेमान द्वितीय के नेतृत्व में तो मिस्र से लेकर अल्जीरिया तक का संपूर्ण अफ्रीकी तट उसके स्वामित्व को स्वीकार करता था
1541 तक सुलेमान ने हंगरी पर अधिकार कर लिया। 1547 में चार्ल्स पंचम में उसके भाई को विवश होकर हंगरी पर तुर्कों के अधिकार को स्वीकृति देनी पड़ी। ठीक इसी तरह ट्यूनेशिया एवं अल्जीरियस तुर्की सरदार बारबरोसा के अधिकार में आ गया। उसने फ्रांस से सहायता प्राप्त कर भूमध्य सागर में तुर्की सेना का जमाव इस प्रकार करना प्रारंभ कर दिया कि इटली व स्पेन की सुरक्षा एवं व्यापारिक हितों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। यही नहीं, बारबरोसा ने स्पेन से भगाए गए मूरों का समर्थन प्राप्त कर भूमध्य सागर के यूरोपीय तटीय प्रदेशों में लूटपाट प्रारंभ कर दी। यह चार्ल्स के लिए एक गंभीर चुनौती थी। अंततः उसने 300 जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा एवं 30,000 सैनिक बारबरोसा के दमन के लिए भेज दिया। 1535 में चार्ल्स का अधिकार ट्यूनिस पर हो गया और उसने तुर्की विद्रोहियों व लुटेरों को सदा के लिए समाप्त कर दिया। चार्ल्स की यह विजय उसे ईसाई धर्म के संरक्षक के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। अब हम चार्ल्स के संबंध को इंग्लैंड से देखते हैं। इंग्लैंड के साथ स्पेन के हैब्सबर्ग राजवंश से संबंध की महत्ता स्पेन के शासक फर्डिनेंड एवं इसाबेला की पुत्री कैथरीन के इंग्लैंड के राजकुमार आर्थर से विवाह से ही स्पष्ट हो जाती है। आर्थर की मृत्यु के पश्चात कैथरीन का विवाह हेनरी अष्टम से हो गया था। कैथरीन स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम की मौसी थी। इसके कारण स्पेन एवं इंग्लैंड में आपस में एक घनिष्ठ संबंध था, किंतु रोम पर चार्ल्स के आक्रमण से स्थिति में परिवर्तन आ गया। यहाँ यह भी है कि चार्ल्स पंचम आजीवन संघर्ष करता रहा। 1547 में फ्रांसिस प्रथम व हेनरी अष्टम की मृत्यु के पश्चात जब ऐसा प्रतीत होता था कि अब चार्ल्स की समस्याओं का अंत हो जाएगा, तो ठीक उसी समय 1550 के पश्चात चार्ल्स पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा। एक ओर इटली में विद्रोह होने लगे, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हो रहे धर्म सुधार आंदोलन ने अब पूर्ण गति से तीव्रता प्राप्त कर ली। इधर यूरोप में तुर्कों का प्रभाव बढ़ रहा था और अंततः चार्ल्स का स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। इसी कड़ी में उसने अपने फ्रांस की स्पेन की सत्ता को अपने अनुज फर्डिनेंड को सौंपकर राजनीति से संन्यास ले लिया। 21 सितंबर 1558 में उसका निधन हो गया। यहाँ हम चार्ल्स प्रथम के चरित्र का अगर मूल्यांकन देखें तो चार्ल्स पंचम हैब्सबर्ग का ऐसा शासक था जिसके निधन के पश्चात हम मान सकते हैं कि निसंदेह एक युग का अंत हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि आने वाले समय में हैब्सबर्ग वंश का कोई भी शासक इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी नहीं हो सका जितना कि चार्ल्स पंचम था। इस तरह हम देख सकते हैं कि हैब्सबर्ग वंश के इतिहास का एक युग चार्ल्स की मृत्यु के पश्चात समाप्त हो गया और स्पेनी साम्राज्य का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, जिसकी बागडोर फिलिप द्वितीय के हाथों में केंद्रित थी। धन्यवाद।